नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने चैप्टर विलयन सॉल्यूशन उसमें परासरण क्या होता है तो ये आपको समझाने के लिए आए हुए हैं। चलिए देखते हैं। परासरण, परासरण को इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्मोसिस। परासरण वह क्रिया है जिसमें विलायक के अणु, विलायक का मतलब होता है सॉल्वेंट, विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन की ओर स्वतः प्रवाहित होते हैं, उस क्रिया को परासरण कहते हैं। जिस क्रिया में विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन की ओर स्वतः प्रवाहित होते हैं, उस क्रिया को परासरण ऑस्मोसिस कहते हैं। जैसे कि यदि किशमिश को पानी में डालने पर किशमिश क्या हो जाती है? फूल जाती है। तो जब किशमिश फूल जाती है इसका मतलब ये हुआ कि पानी किशमिश के अंदर प्रवेश कर जाता है तो किशमिश फूल जाती है। तो जो किशमिश हुआ उसके अंदर का जो विलयन है वो क्या है? अधिक सांद्रण। अधिक सांद्रण का मतलब अधिक गाढ़ा विलयन, सांद्रता उसकी क्या है? अधिक है। आपने इसको पानी में डाल दिया, ये कैसा है? तनु। आप कह सकते हैं इसको कम सांद्रण। ये क्या है? कम सांद्रण। कंसंट्रेशन क्या है इसकी? कम है और इसकी कंसंट्रेशन अधिक है। तो ये पानी इसके अंदर जब प्रवेश करेगा तो ये क्या हो गया? विलायक। तो विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन की ओर स्वतः प्रवाहित होता है, उस क्रिया को क्या बोलते हैं? परासरण। ठीक। अब इसी का एक और होता प्रतिलोम परासरण। प्रतिलोम परासरण मतलब परासरण का उल्टा। तो जब विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगा दिया जाए, जब विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगा दिया जाए तो अधिक सांद्रण वाले अणु कम सांद्रण की ओर गति करने लगते हैं। इस क्रिया को प्रतिलोम परासरण कहते हैं। यह क्रिया परासरण के विपरीत होती है। बात क्लियर हुई? अच्छा, परासरण में क्या था? परासरण में कम सांद्रता वाले अणु अधिक सांद्रता की ओर गति कर रहे थे। भाई किशमिश के अंदर कौन प्रवेश किया था? पानी। तो कम सांद्रता वाले अणु अधिक सांद्रता की ओर प्रवाहित हो रहे थे। लेकिन जब प्रतिलोम परासरण कहेंगे तो पहले क्या करना पड़ेगा? विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाने पर अधिक सांद्रता वाले अणु कम सांद्रता वाले अणुओं की ओर गतिमान होते हैं, उस क्रिया को प्रतिलोम परासरण कहते हैं। क्लियर हुआ? समुद्र से जो समुद्र का जल होता है उससे जो नमक प्राप्त किया जाता है उसमें कौन सी प्रोसेस होती है? प्रतिलोम परासरण ही होता है। प्रतिलोम परासरण। अब देखिए विसरण क्या होता है? विसरण को कहते हैं डिफ्यूजन। तो इसमें जिस क्रिया में विलेय तथा विलायक, विलेय को क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। और विलायक को क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। जिस क्रिया में विलेय तथा विलायक दोनों अणु एक दूसरे की ओर प्रवाहित होते हैं उस क्रिया को विसरण कहते हैं। जिस क्रिया में विलेय तथा विलायक
दोनों प्रकार के अणु एक दूसरे की ओर या परस्पर विपरीत दिशाओं में गतिमान होते हैं, उस क्रिया को विसरण डिफ्यूजन कहते हैं। इसमें अर्धपारगम झिल्ली, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है। इसमें कौन कहां जा रहा है? तो विलायक के अणु विलयन की तरफ जा रहे हैं, या दूसरे शब्दों में आप कह लें कि कम सांद्रता वाले अणु अर्धपारगम झिल्ली को पार करके अधिक सांद्रता वाले अणुओं की तरफ जा रहे हैं। इसमें विलेय तथा विलायक दोनों प्रकार के अणु परस्पर विपरीत दिशाओं में गतिमान होते हैं, उस क्रिया को विसरण बोलते हैं। तो परासरण क्लियर, प्रतिलोम परासरण क्लियर और विसरण क्लियर। आगे देखिए, परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें क्या होता है साथियों? अर्धपारगम झिल्ली इस तरफ या किसी के तरफ विलायक और दूसरे तरफ विलयन। तो आपको पता है, अगर ऐसा है कि बीच में अर्धपारगम झिल्ली है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक तरफ विलायक मतलब सॉल्वेंट और दूसरी तरफ विलयन मतलब सॉल्यूशन है, तो परासरण की क्रिया तो अपने आप होती है स्वतः। तो विलायक के अणु कहाँ आने लगेंगे? विलायक के अणु कहाँ आने लगेंगे? विलयन की तरफ, विलयन की तरफ आने लगेंगे। तो विलायक के अणु अगर विलयन की तरफ आने लगे और हम ये चाहते हैं कि विलायक अलग बना रहे और विलयन अलग बना रहे, विलायक अलग बना रहे और विलयन अलग बना रहे, तो आपको दाब लगाना पड़ेगा। किसके ऊपर दाब लगाना पड़ेगा? विलयन के ऊपर। विलयन के ऊपर दाब लगाएंगे, उसी को कहेंगे परासरण दाब। विलायक तथा विलयन को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक रखने के लिए विलयन पर डाले गए दाब को परासरण दाब कहते हैं, इंग्लिश में ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर से सुन लीजिए, विलायक तथा विलयन को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक रखने के लिए विलयन पर डाले गए दाब को परासरण दाब कहते हैं। इसे P से या पाई से प्रदर्शित करते हैं और सूत्र होता है PV बराबर NHT। P हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब, V हो गया वॉल्यूम आयतन, लीटर में रहेगा, N हो गया मोलों की संख्या, S हो गया विलयन कांस्टेंट, विलयन नियतांक, जिसका मान होता है 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति मोल केल्विन, और T होता है परम ताप, जिसको किस में नापा जाता है? केल्विन में। तो ये हो गया आपका परासरण दाब के बारे में। ठीक है, परासरण दाब के बारे में। अब साथियों, परासरण दाब ज्ञात करने की, परासरण दाब ज्ञात करने की वर्कले हार्टले विधि। इसको सुन लीजिए, परासरण दाब ज्ञात कैसे करेंगे? तो इस विधि में एक सरंध्र पात्र होता है। क्या होता है? सरंध्र पात्र, पात्र मतलब बर्तन, और सरंध्र, रंध्र मतलब छिद्र, ऐसा बर्तन जिसमें क्या होंगे? छिद्र बने होंगे, छिद्र होते हैं। ये हो गया सरंध्र पात्र, और इसके छिद्रों पर विद्युत विधि से तैयार कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली लगी होती है। तो अर्धपारगम झिल्ली, तो इस पर अर्धपारगम झिल्ली लगी होती है। फिर से एक सरंध्र पात्र होता है जिसके छिद्रों पर विद्युत विधि से तैयार कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली लगी होती है, और सरंध्र पात्र के दोनों ओर
कांच की दो नलियां लगी होती हैं। तो देखिए कांच की दो नलियां लगी होती हैं। एक कांच की नली के द्वारा इसमें विलायक भरा जाता है, विलायक मतलब जल, विलायक भरा जाता है। तो विलायक जब पानी इसमें भरा जाएगा तो ये पूरा पानी भर जाएगा, और भरते भरते यहाँ पे मान लीजिए यहां तक हमने पानी को भर दिया। दूसरी कांच की नली में पैमाने बने होते हैं, पैमाने, जैसे यहाँ 10 है, 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, इस प्रकार से पैमाने बने रहते हैं। आपने पानी को किस पैमाने तक भर दिया? 10 पैमाने तक भर दिया। ठीक है, यहां तक फिर से सुनिए। इस विधि में एक सरंध्र पात्र होता है जिसके छिद्रों पर विद्युत विधि से तैयार कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली लगी होती है, और सरंध्र पात्र के दोनों ओर कांच की नलियां लगी होती हैं, जिनमें से एक के द्वारा सरंध्र पात्र में विलायक भरा जाता है, विलायक भरा जाता है, और दूसरी पतली नली द्वारा जल के तल को पैमाने द्वारा नापा जाता है कि कितने पैमाने तक आपने जल को भर दिया। अब इस सरंध्र पात्र को धातु के एक बड़े बेलनाकार बर्तन में रख देते हैं, धातु के एक बड़े बेलनाकार बर्तन में रख देते हैं, और इस बर्तन में दाब मापी और पिस्टन लगे होते हैं। ये हो गया आपका पिस्टन, और ये हो गया आपका यहाँ पे दाब नापने के लिए एक घड़ी, ये घड़ी हो गई, और ये पिस्टन हो गया। जैसे आप साइकिल में हवा भरते हैं पंप से, तो वो पिस्टन जो लगा होता है साइकिल के पंप में, जो पिस्टन होता है जिससे आप हवा भरते हैं, तो ये पिस्टन हो गया, और ये दाब को नापने की सुई हो गई। तो क्या है, सरंध्र पात्र को एक बड़े बेलनाकार बर्तन में रख देते हैं, और उस बर्तन में दाब मापी तथा पिस्टन लगा होता है, और इस बर्तन में विलयन को भर देते हैं, विलयन को भर देते हैं। तो विलयन भर गया। ठीक, अब आप खुद सोचिए, ये विलायक, ये विलयन, और ये बीच में अर्धपारगम झिल्ली। तो विलायक के अणु कहाँ आएंगे? विलयन में आएंगे। विलायक मतलब कौन है? जल। तो जल के अणु बाहर निकलेंगे। जब जल के अणु बाहर निकलेंगे तो ये पानी का जो तल है वो यहाँ से घटने लगेगा, और यहाँ से जब पानी निकलेगा यहाँ से तल घटेगा। अब जब तल घटने लगेगा तो आप विलयन पर दाब लगाएंगे, और इतना दाब लगाना है कि पानी का तल पहले की तरह फिर से हो जाए। भाई जब यहाँ इस पर विलयन पर दाब लगाएंगे तो पानी फिर से इसमें प्रवेश करेगा, तो इतना दाब लगाना है कि जल का तल पहले की तरह हो जाए। इस दाब को दाब मापी द्वारा पढ़ लेते हैं, यही दाब विलयन का परासरण दाब कहलाता है। ये कौन सी विधि है? वर्कले हार्टले की विधि। एक बार साथियों फिर से सुन लीजिए। इस विधि में एक सरंध्र पात्र होता है जिसके छिद्रों पर विद्युत विधि से तैयार कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली लगी होती है, और सरंध्र पात्र के दोनों ओर कांच की दो नलियां लगी होती हैं, जिनमें से एक के द्वारा सरंध्र पात्र में विलायक मतलब जल भरा जाता है, और दूसरी कांच की नली द्वारा जल के तल को पैमाने द्वारा नापा जाता है। इस सरंध्र पात्र को धातु के एक बड़े बेलनाकार बर्तन में रख देते हैं, जिसमें दाब मापी और पिस्टन लगे होते हैं, और जिस विलयन का परासरण दाब ज्ञात करना होता है उस विलयन को भर देते हैं। परासरण की क्रिया प्रारंभ होने पर विलायक के अणु विलयन में जाने लगते हैं, विलायक के अणु विलयन में जाने लगते हैं, जिससे कांच की नली में जल का तल घटने लगता है। अब विलयन पर पिस्टन द्वारा इतना दाब डालते हैं कि कांच की नली में जल का तल पूर्ववत हो जाए, पहले की तरह हो जाए। इस दाब को दाब मापी द्वारा पढ़ लेते हैं, यही दाब विलयन का परासरण दाब होता है। तो साथियों ये थी परासरण दाब ज्ञात करने की वर्कले हार्टले की विधि। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इससे आपको मदद मिली होगी। धन्यवाद।